हेलो फोक्स। सो आज अपन कर रहे हैं क्लबिंग का डिटेल्ड रिवीजन, ठीक है ना। एज यू नो द ड्रिल। अगर आपको जो है ये नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। एंड अगर आपको जो है मेरी ये प्यारी सी 230 पेज की कंसेप्ट बुक चाहिए तो मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उधर से जाके परचेज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपन चालू करते हैं। और आपको पता भी होगा कि भाई अपन क्या कर रहे हैं इस बार, डिटेल डिवीजन के साथ हर चैप्टर का जो है क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते जा रहे हैं। तो हर चैप्टर के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको जो है उस चैप्टर का डिटेल जो भी अपना क्वेश्चन बैंक है उसके सारे क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करके दे दूंगा मैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग बैच जो है उसके अंदर आपको जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिखते जाएंगे। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, क्लबिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी वीडियो के बाद आपको जो है क्लबिंग के सारे क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे यूट्यूब पे। देखो क्लबिंग का प्रोविजन आया क्यों था, पहले जो है आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज कि भाई ये रोहन है और ये रोहन का फ्रेंड राहुल है, ठीक है ना। राहुल की करंट ईयर में इनकम है 0। रोहन की करंट ईयर में इनकम कितनी है, 10 लाख है, ठीक है ना। तो रोहन क्या करता है, रोहन जो है बेसिकली अपनी इनकम में से 3 लाख की इनकम क्या कर देता है, राहुल को ट्रांसफर कर देता है। और मेरे पास मैं कितना रखता हूँ, 7 लाख रखता हूँ। तो इसकी वजह से होगा क्या कि भाई राहुल की जो इनकम है वो क्या है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, मतलब बेसिकली राहुल को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोहन की इनकम कितनी होगी, 7 लाख होगी, मतलब रोहन को जो रिबेट विबेट मिल जाएगी। एंड अगेन रोहन की इनकम क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या करा है, हमने जो है टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम को ट्रांसफर करा है। पहले अगर मैं क्या करता, 10 लाख जो है अपनी इनकम दिखाता तो मुझे 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ जाता स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। तो रोहन ने क्या करा, अपनी 10 लाख में से जो है 3 लाख की इनकम राहुल को ट्रांसफर कर दी अपने फ्रेंड को। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर आप क्या करते हो, अपनी इनकम को ट्रांसफर कर देते हो, अगर क्या करते हो आप जो है अपनी इनकम को ट्रांसफर कर देते हो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपने इनकम ट्रांसफर करी है वो जो है ट्रांसफर मतलब जिसने ट्रांसफर करी है उसी के हाथ में क्लब करके टैक्सेबल करी जाएगी। इसका मतलब क्या है, एज पर सेक्शन 60, एज पर सेक्शन 60 होगा क्या, ये जो 3 लाख है ये क्या होगा, रोहन के हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। तो रोहन की इनकम कितनी हो जाएगी, रोहन की इनकम हो जाएगी 7 लाख प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा, 10 लाख। एंड रोहन को क्या करना पड़ेगा, 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड राहुल की इनकम कितनी हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो अगर आप टैक्स बचाने के लिए क्या करते हो, इनकम को ट्रांसफर करते हो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, इनकम जो है टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेक्शन 60 कि भाई आपने इनकम को ट्रांसफर करा है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट। सेक्शन 61 कहता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, एसेट को ही ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में अपन ये चेक करते हैं कि जो आपका ट्रांसफर है वो रिवोकेबल ट्रांसफर है या फिर इरिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल ट्रांसफर होता है तो उस केस में क्या होता है, इनकम जो है ट्रांसफर के हाथ में ही टैक्सेबल करी जाती है। इरिवोकेबल ट्रांसफर होता है, इरिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है, देखो क्या रखा है, वेर एनी एसेट इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन एंड द ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी। इसका मतलब क्या है कि भाई लेटर से सपोज मैंने क्या करा, मैंने जो है अपना जो है एक हाउस प्रॉपर्टी अपने फ्रेंड को क्या करा, ट्रांसफर कर दिया। अच्छा मैंने उसको ये कहा कि भाई देख जब तक तू जिंदा है ना, जब तक तू जिंदा है ये घर तेरे नाम रहेगा। तो उसको अपन क्या कहते हैं, इरिवोकेबल ट्रांसफर कहते हैं, जिसमें ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि ऑल द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरी। तो अगर मैंने क्या करा है, एसेट को ट्रांसफर करा है और वो क्या है, इरिवोकेबल ट्रांसफर है, तो उस केस में जो है उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी, ट्रांसफ्री के हाथ में, मतलब जिसको अपन ने ट्रांसफर करी है उसके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। तो इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। तो देखो क्या रखा है, इनकम क्या होगी, इंक्लूडेड होगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी एंड नॉट इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। अच्छा, दिस शैल अप्लाई ओनली इफ द ट्रांसफर डिराइव्स नो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम इन इन देयर केस। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने क्या करा है, हमने जो है एसेट को ट्रांसफर करा है और वो इरिवोकेबल ट्रांसफर है। तो हमने ये कहा कि जो इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी, जिसको ट्रांसफर करा जा रहा है। बट कंडीशन ये है कि भाई ये जो ट्रांसफर है उस इनकम का बेनिफिट नहीं उठा सकता, उस इनकम का बेनिफिट नहीं उठा सकता। तो अगर किसी भी तरीके से ट्रांसफर क्या करता है, उस इनकम का बेनिफिट उठाता है, तो फिर आपको जो है ये वाला बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर आप क्या करते हो, अगर जो है आप इनकम का बेनिफिट उठाते हो तो वो जो इनकम है वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। डन है। तो हमने ये कहा कि भाई अगर आपने क्या करा है, इरिवोकेबल ट्रांसफर करा है, तो हम ये मानते हैं कि भाई आपने जो है सामने वाले के बेनिफिट के लिए क्या करा है, ट्रांसफर करा है। तो जो इनकम है वो सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर उस इनकम का बेनिफिट आप ले रहे हो तो फिर आपको जो है एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, फिर जो इनकम है वो क्या होगी, आपके हाथ में टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो हमने बता दिया कि भाई इनकम जो है ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल होगी। दिस शैल अप्लाई ओनली इफ, ठीक है ना, ट्रांसफर डिराइव्स नो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम। अच्छा देखो क्या दे रखा है, हाउएवर हाउएवर income shall be chargeable to tax in the hands of transferor as and when the power to revoke arises, that is on the death of beneficiary। तो मैंने जो है एसेट को ट्रांसफर करा था और ये कहा था कि भी जब तक तू जिंदा है ये एसेट तेरा। लेटर से सपोज सामने वाला पर्सन क्या हो जाता है, मर जाता है, मतलब सामने वाले पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अपना प्रोविजन ये कहता है कि जैसे ही सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई उस दिन से क्या होगा, उस एसेट पे जो भी इनकम है आपके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी, इवन इफ आपने जो है ट्रांसफर को रिवोक नहीं करा है, ठीक है ना। तो उन लोगों ने कहा कि एज एंड व्हेन द पावर टू रिवोक अराइजेस, मतलब जैसे ही सामने वाला पर्सन क्या हो जाता है, मर जाता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इनकम है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। पढ़ लो, देखो क्या दे रखा है, रोहन ट्रांसफर्स हिज हाउस प्रॉपर्टी टू मोहन फॉर द लाइफ टाइम ऑफ मोहन। ट्रांसफर क्या है, इरिवोकेबल है, एंड द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मोहन एंड नॉट इन द इनकम ऑफ रोहन। अच्छा फिर देखो क्या रखा है, ऑन द डेथ ऑफ मोहन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ रोहन फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, ठीक है ना। एंड इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ रोहन इवन इफ रोहन डज नॉट रिवोक द ट्रांसफर ऑन द डेथ ऑफ मोहन। वेरी इजी, सिंपल, आगे बढ़े।
अच्छा देखो क्या दे रखा है, हाउएवर अगर रोहन हैज रिजर्व्ड द राइट टू गेट बैक द प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम मोहन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मोहन, देन ट्रांसफर शेल बी रिवोकेबल ट्रांसफर एंड इनकम शेल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ रोहन। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर ट्रांसफर क्या करता है, ट्रांसफर जो है बेसिकली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, उसने जो है अपना राइट रिजर्व कर रखा है कि वो जब चाहे प्रॉपर्टी को वापस ले लेगा, जब चाहे उस पर जो इनकम है वो अपने पास ले लेगा। तो उस केस में फिर उसको इरिवोकेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, फिर उसको क्या मान लिया जाएगा, रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली जो इनकम है वो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। मतलब मोटा मोटा आपको ये चेक करना है कि भाई अगर आपका इरिवोकेबल ट्रांसफर है तो इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है कि भाई लाइफ टाइम तक आप जो है क्या नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को ले नहीं सकते। एंड नंबर 2 जो सामने वाले को इनकम हो रही है उसका जो है बेनिफिट आप नहीं उठा सकते। इजी, तो ये हो गया 60 एंड 61। अब आ जाते हैं 64 पे। देखो ये क्या कहता है अगर आपकी रेमुनेशन को क्या हो रही है, अगर आपकी स्पाउस को रेमुनेशन मिल रही है, अगर आपकी जो है स्पाउस को रेमुनेशन मिल रही है किसी एक ऐसी कंसर्न से जिसमें आपका क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। क्या मतलब है भाई, ये फर्म है ठीक है ना, अच्छा आरजी इसका पार्टनर है ठीक है ना, फर्म का पार्टनर कौन है, आरजी है। आरजी की जो वाइफ है, आरजी की जो वाइफ है वो क्या है इस फर्म में एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय काम करती है। अच्छा आरजी का क्या है इस फर्म के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो अपना प्रोविजन क्या कहता है कि भाई अगर आरजी की स्पाउस को किसी ऐसी कंसर्न से क्या मिल रही है, रेमुनेशन मिल रही है जिसमें आरजी का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जो आरजी की वाइफ को क्या मिल रही है, रेमुनेशन मिल रही है, वो रोहन के हाथ में क्या हो जाएगी, वो आरजी के हाथ में जो है क्लब करके टैक्सेबल करी जाएगी। तो पढ़ो देखो क्या दे रखा है, क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम रेमुनेशन टू स्पाउस, स्पाउस को रेमुनेशन हो रही है फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा एक्सेप्शन क्या है कि भाई अगर स्पाउस जो है क्या कर रही है, अगर स्पाउस जो है कंसर्न में, इस कंसर्न में क्या कर रही है एज ए एम्प्लॉय काम कर रही है, लेकिन वो जो है अपनी प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से काम कर रही है, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो मतलब अगर वाइफ क्या है, वाइफ जो है प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, वाइफ जो है प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, फिर वो क्या कर रही है फर्म को सर्विसेज दे रही है, तो उस केस में जो है क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। अच्छा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि भाई आपके पास नेसेसरीली डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास जो है 10-20 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी अपन क्या मानेंगे, फिर भी अपन जो है प्रोफेशनली क्वालिफाइड ही मानेंगे। तो टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डू नॉट नेसेसरीली रिलेट टू टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द डिग्री। तो डिग्री होना जरूरी नहीं है, हम तो ये देखेंगे कि भाई ये जो वाइफ है प्रोफेशनली काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है, इसको काम आता है कि नहीं आता है। तो अगर बेसिकली इसको जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है तो इसको जो है क्या माना जाएगा, प्रोफेशनली क्वालिफाइड ही माना जाएगा। एंड अगर वाइफ क्या है प्रोफेशनल या फिर टेक्निकली क्वालिफाइड है, तो उस केस में जो इसको इनकम मिल रही है, रेमुनेशन मिल रही है, वो आरजी के हाथ में क्लब नहीं होगी। अच्छा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर या प्रॉफिट शेयरिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली अपन को ये देखना है कि भाई आरजी का इस फर्म के अंदर क्या 20% पीएसआर है एट एनी टाइम, अगर किसी भी दिन जो है आरजी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा देखो क्या दे रखा है, जहां पर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, अब देखो समझो भाई आरजी भी क्या है इस फॉर्म में पार्टनर है, वाइफ भी क्या है इस फॉर्म में पार्टनर है। तो बेसिकली आरजी और उसकी वाइफ दोनों क्या है इस फॉर्म के अंदर पार्टनर है, दोनों को ही क्या मिल रही है फॉर्म से रेमुनेशन मिल रही है। अब बेसिकली क्लबिंग किसके हाथ में होगी, अब जो है क्लबिंग किसके हाथ में करी जाएगी, तो देखो क्या दे रखा है कि भाई जहां पर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न एंड बोथ आर इन द रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द सेट कंसर्न, इनकम विल बी इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज हायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो सीधी सी बात यह है कि भाई आरजी क्या है, आरजी जो है इस फर्म का पार्टनर है और आरजी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि भाई वाइफ को जो रेमुनेशन मिल रही है वो क्या होनी चाहिए, आरजी के हाथ में क्लब होनी चाहिए। इसी तरह से वाइफ का क्या है, वाइफ का भी जो है इस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अच्छा आरजी को क्या मिल रही है, रेमुनेशन मिल रही है। तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग आरजी की जो क्या है, आरजी की जो इनकम है वो वाइफ के हाथ में क्लब होनी चाहिए। तो बेसिकली दोनों के हाथ में जो है क्लबिंग के प्रोविजन लग रहे हैं। तो सवाल आता है कि भाई किसके हाथ में जो है अल्टीमेटली क्लब करा जाए। तो हमने ये कहा कि भाई हमें ये देखना है कि भाई रेमुनेशन के अलावा, जो रेमुनेशन है उसके अलावा बेसिकली आरजी और वाइफ की इनकम को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एंड दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है फिर क्या करेंगे अपन जो है उसके हाथ में क्लबिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आरजी की अदर इनकम कितनी है 10 लाख है, वाइफ की अदर इनकम कितनी है 12 लाख है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है वाइफ के हाथ में क्लबिंग के प्रोविजंस लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई फर्म से आरजी को जो रेमुनेशन मिल रही है वो वाइफ के हाथ में क्लब होगी, वो जो है क्या होगी, वाइफ के हाथ में क्लब करी जाएगी। इजी, तो जहां पर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड दोनों को ही रेमुनेशन मिल रही है, तो क्लबिंग किसके हाथ में होगी, क्लबिंग जो है उस स्पाउस के हाथ में होगी जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज हायर। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि रेमुनेशन के अलावा इन दोनों की अदर इनकम कितनी है, रेमुनेशन के अलावा इन दोनों की अदर इनकम कितनी है, दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्या करेंगे, क्लबिंग के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। डन। अच्छा एक और चीज देखो, अगर आपने क्या करा है, अपनी स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करा है, ठीक है ना, विदाउट कंसिडरेशन करा है, मतलब गिफ्ट दे दिया या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन करा है, तो उस केस में जो भी स्पाउस को क्या हो रही है उस ट्रांसफर एसेट से इनकम हो रही है आपके हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल करी जाएगी। तो इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टैक्सेबल होगा किसके हाथ में, ट्रांसफर के हाथ में। अच्छा फिर देखो क्या दे रखा है, रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट एग्जिस्ट जब आपने क्या करा था, एसेट को ट्रांसफर करा था, एंड एट द टाइम व्हेन द इनकम अक्रूज इन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्लबिंग प्रोविजंस। तो बेसिकली जब आपने एसेट को ट्रांसफर करा था तब आप हस्बैंड एंड वाइफ थे, एंड जब बेसिकली इनकम को क्या कर रहे हैं, हम क्लब कर रहे हैं, तब भी क्या हो, आप हस्बैंड एंड वाइफ हो। अच्छा एक और चीज देखो क्या दे रखा है, अगर आपने क्या करा है, अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करा है अंडर इरिवोकेबल ट्रांसफर। तो मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने ऊपर क्या पढ़ाया था आपको
कि भाई अगर आपने क्या करा है, एसेट को ट्रांसफर करा है अंडर इरिवोकेबल ट्रांसफर, तो उस केस में जो इनकम है किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर आपने क्या करा है, स्पाउस को क्या करा है, कोई एसेट ट्रांसफर करा है अंडर इरिवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है ना, अंडर इरिवोकेबल ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जनरल प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि भाई वाइफ के हाथ में जो है इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन ये प्रोविजन क्या बोल रहा है कि सेक्शन 64 जो है स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 64 क्या है, स्पेसिफिक सेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपने स्पाउस को क्या करा है, कोई एसेट ट्रांसफर करा है अंडर इरिवोकेबल ट्रांसफर, उस केस में भी क्या होगा, इनकम जो है ट्रांसफर बोले तो हस्बैंड के हाथ में क्या करी जाएगी, टैक्सेबल करी जाएगी। पढ़ो, अगर एसेट इज ट्रांसफर टू स्पाउस अंडर इरिवोकेबल ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ ट्रांसफर अंडर 64। जो अपन ने ऊपर सेक्शन पढ़ा था ना, ये वाला जो सेक्शन पढ़ा था, ये अप्लाई नहीं होगा। तो क्या रखा है, अबव सेक्शन शेल नॉट अप्लाई सिंस सेक्शन 64 क्या है, स्पेसिफिक सेक्शन है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द स्पाउस। बात समझ में आ गई आपको? तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो है ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आपने क्या करा है, स्पाउस को जो है अंडर इरिवोकेबल ट्रांसफर भी कोई एसेट ट्रांसफर करा है, तो उस केस में जो है आपके हाथ में क्या होगी, इनकम क्लब होगी। जो जनरल प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो सेक्शन 64 है वो क्या है, स्पेसिफिक सेक्शन है। स्पेसिफिक सेक्शन क्या बोलता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करा है विदाउट कंसिडरेशन पे या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, तो जो भी ट्रांसफर एसेट से स्पाउस को इनकम हो रही है वो आपके हाथ में क्या करी जाएगी, क्लब करके टैक्सेबल करी जाएगी। अच्छा, आपने क्या करा, आपने जो है अपना जो एसेट है वो स्पाउस को ट्रांसफर नहीं करा, लेकिन क्या करा, किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। पढ़ो देखो क्या रखा है, income from the asset transfer to other person without consideration or for inadequate consideration for the benefit of spouse is taxable in the hands of transferor। तो बेसिकली आपने क्या करा, अपना एसेट जो है किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करा, लेकिन उसको ये कहा कि भाई इस पे जो भी इनकम होगी तुझे स्पाउस को देना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इनकम को इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हो। तो उस केस में भी क्या होगा, क्लबिंग के प्रोविजन सप्लाई होंगे। तो इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एसेट टू अदर पर्सन, आपने क्या करा, थर्ड पर्सन को एसेट ट्रांसफर करा विदाउट कंसिडरेशन पे या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए करा, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, तो भी जो है क्या होगा, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल करा जाएगा। अच्छा, हमने जो है आपको ये वाली जो प्रोविजंस बताए, ये वाले जो मैंने आपको प्रोविजंस बताए, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल भी हो जाएंगे, सन की वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो देखो क्या रखा है, ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ सन्स वाइफ, ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ सन्स वाइफ एंड ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ सन्स वाइफ। सन्स वाइफ का मतलब है डॉटर इन लॉ। तो अगर आपने क्या करा है, डॉटर इन लॉ को कोई एसेट ट्रांसफर करा है विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी क्या होगा, क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो बात समझ में आ गई? तो अपने किस किस को कवर कर रखा है, अपनी एक तो स्पाउस हो गई, अपनी जो बीवी हो गई, धर्म पत्नी हो गई, ठीक है ना, और एक अपने क्या लिया, DIL लिया, दिल, डॉटर इन लॉ लिया। डन है? अब आगे बढ़े अपन, आगे दो क्या दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझना। क्या दे रखा है, सेकंड जनरेशन इनकम को अपन क्लब नहीं करते। सेकंड जनरेशन इनकम का क्या मतलब है, देखो क्या दे रखा है, इफ द डिबेंचर्स आर ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट कंसिडरेशन, तो आपने क्या करा, अपनी डॉटर इन लॉ को डिबेंचर्स ट्रांसफर करे विदाउट कंसिडरेशन पे, तो भी सीधी सी बात है कि डिबेंचर पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, आपके हाथ में क्लब करा जाएगा। एंड डॉटर इन लॉ रिसीव्स डिबेंचर इंटरेस्ट विच इज इन्वेस्टेड इन द बैंक FDR। तो देखो क्या दे रखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट जो है आपके हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। लेकिन जो मेरी डॉटर इन लॉ है, जो मेरी डॉटर इन लॉ है, उसको क्या मिला, डिबेंचर का इंटरेस्ट मिला। डिबेंचर का इंटरेस्ट उसने क्या करा, FD में क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया। तो बेसिकली डिबेंचर के इंटरेस्ट पे उसको जो इनकम हो रही है वो क्लब नहीं करी जाएगी। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसने क्या करा, डिबेंचर के इंटरेस्ट को इन्वेस्ट कर दिया इन द FDR। तो इन लोगों ने कहा कि भाई डिबेंचर इंटरेस्ट कम क्लब कर देंगे, लेकिन ये जो बैंक इंटरेस्ट है FD पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्लब नहीं करा जाएगा। मतलब सेकंड जनरेशन इनकम अपन क्लब नहीं करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, सेकंड जनरेशन इनकम अपन क्लब नहीं करते हैं। इनकम अर्नड बाय इन्वेस्टिंग सच इनकम इज नॉट क्लब। तो बेसिकली जो उसने इनकम कमाई है वो तो क्लब कर देंगे, लेकिन उस इनकम को इन्वेस्ट करके उसने कोई और इनकम कमाई है वो क्लब नहीं होगी। इसी तरह से इनकम फ्रॉम द एक्रिएशन ऑफ द ट्रांसफर एसेट इज नॉट क्लब। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, ये रोहन है, ये RG है, RG ने अपनी वाइफ को क्या करा, RG ने जो है अपनी वाइफ को बेसिकली रिलायंस के जो है शेयर्स गिफ्ट करे, रिलायंस के क्या करे, शेयर्स गिफ्ट करे। तो देखो RG ने क्या करा, अपनी वाइफ को जो है रिलायंस के शेयर्स गिफ्ट करे। तो सीधी सी बात है कि भाई इन शेयर्स पे जो भी इनकम होगी वो RG के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। लेकिन लेटर से सपोज रिलायंस ने क्या करा, रिलायंस ने जो है बोनस शेयर्स इशू करा, तो बेसिकली RG ने क्या करा था, एक शेयर ट्रांसफर करा था, किसको, वाइफ को। अच्छा, रिलायंस लिमिटेड ने क्या करा, वाइफ को जो है एक शेयर का बोनस दे दिया। तो सीधी सी बात ये है कि जो बोनस शेयर मिला है, इस बोनस शेयर पे जो इनकम होगी वो RG के हाथ में क्लब नहीं करी जाएगी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई इनकम फ्रॉम अक्रिएशन ऑफ द ट्रांसफर एसेट अपन क्लब नहीं करेंगे। तो जो मैं आपने इनकम ट्रांसफर करी थी, जो आपने इनकम ट्रांसफर करी थी वो क्या हो गई, अक्रिएट हो गई। अक्रिएट का मतलब बढ़ गई। तो ये जो बेसिकली बोनस शेयर मिला है वाइफ को, वो जो है वो बोनस शेयर पे जो भी इनकम होगी RG के हाथ में क्लब नहीं करी जाएगी। तो को भी दे रखा है कि भाई इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एक्रिएशन टू द एसेट ट्रांसफर्ड हैज नॉट टू बी क्लब, ठीक है ना। देयरफॉर कैपिटल गेन ऑन द बोनस शेयर्स विल नॉट बी क्लब्ड विद द शेयर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफर रिसीव्स द बोनस शेयर्स, ठीक है ना। तो हमने ये कहा कि भाई अगर RG की वाइफ को क्या होती है, इस शेयर पे इनकम होती है, ठीक है ना, वो क्या होगी, RG के हाथ में क्लब करी जाएगी। लेकिन ये जो बोनस शेयर पे इनकम होती है वो क्लब नहीं होंगे, ठीक है, डन है। अच्छा, यही वाले प्रोविजंस, ये जो प्रोविजंस मैंने आपको बताया, ये जो है सन की वाइफ पे भी एप्लीकेबल है। तो ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ सन्स वाइफ, बोले तो डॉटर इन लॉ, दिल। फिर तो क्या रखा है कि भाई अगर ट्रांसफर्ड एसेट को जो है स्पाउस ने क्या कर दिया है, बिजनेस या फर्म में इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है ना, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है या फर्म से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो क्या होगा, स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल करा जाएगा, बोले तो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल करा जाएगा।
तो बेसिकली अगर एक स्पाउस ने क्या करा है दूसरी स्पाउस को, एक स्पाउस ने क्या करा है दूसरी स्पाउस को जो है क्या करा, कोई एसेट ट्रांसफर करा, सामने वाली स्पाउस ने बोले तो जिसको पैसा मिला है, जिसको एसेट मिला है, उसने क्या करा है बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया या फिर फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफर के हाथ में, ट्रांसफर के हाथ में प्रॉफिट ऑफ बिजनेस या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्लब करा जाएगा। पढ़ो, अगर ट्रांसफर्ड एसेट इज इन्वेस्टेड बाय द स्पाउस इन द बिजनेस और फर्म, देन प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन क्या करेंगे, क्लब करेंगे। कैसे क्लब करोगे, तो आपको ये देखना है, आपको जो है ये देखना है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, इनटू ओपन करेंगे, इनटू ओपन करेंगे कि भाई कितना पैसा स्पाउस ने जो है क्या करा था, कितना पैसा जो है स्पाउस ने गिफ्ट लेके क्या करा था, इन्वेस्ट करा था, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है ये मिल जाएगा कि भाई कितना प्रॉफिट क्लब करा जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्पाउस ने क्या करा, एक स्पाउस ने जो है बेसिकली एक स्पाउस ने जो है बिजनेस में 7 लाख इन्वेस्ट करे, एक स्पाउस ने क्या करा बिजनेस में जो है खुद के 7 लाख इन्वेस्ट करे, 3 लाख क्या करा, 3 लाख जो है अपने हस्बैंड से बोरो करके क्या करा, इन्वेस्ट करा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख है। इस बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ, लेट अस सपोज इस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज का, तो क्लब कितना होगा, 1 लाख इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, ठीक है ना। तो 10 लाख में से 3 लाख जो है अपन ने क्या करा था, हस्बैंड से पैसा लेके क्या करा था, बिजनेस में इन्वेस्ट करा था। तो हस्बैंड की इनकम में कितना क्लब करा जाएगा, हस्बैंड की इनकम में 30,000 का जो है प्रॉफिट क्या होगा, क्लब होगा। इजी डन। इसी तरह से भाई अगर स्पाउस ने क्या करा है, स्पाउस ने जो है फर्म के अंदर एज ए कैपिटल पैसा जो है एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अपन को वही चीज चेक करनी है कि भाई कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनटू कितना पैसा आपने जो है क्या करा था, पैसा लेके इन्वेस्ट करा था अपने स्पाउस से, डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। अच्छा, आपको जो है एक और चीज ध्यान रखनी है कि भाई ये जो अपन फिगर्स उठाते हैं कब के उठाते हैं, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर के क्या करते हैं अपन, फिगर्स उठाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या हुआ था, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई 1 लाख रुपीज का तो प्रॉफिट है, इनटू अपन को क्या करना है, ऊपर ये देखना है कि भाई कितना पैसा आपने जो है क्या करा था, फॉर एग्जाम्पल अपने हस्बैंड से लेके इन्वेस्ट करा था, तो कितना पैसा आपने हस्बैंड से लेके इन्वेस्ट करा था, ये अपन कब का देखेंगे, 1 अप्रैल 2024 का देखेंगे, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कब देखा जाएगा, 1 अप्रैल 2024 का देखा जाएगा। डन। तो देखो क्या रखा है कि भाई फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि भाई 1 अप्रैल या फिर एक्चुअल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेट अस से सपोज कि भाई आपने जो है बिजनेस चालू ही कब करा, आपने जो है बिजनेस कमेंस ही करा फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2024 को। तो आपने जो है करंट डे में बिजनेस ही कब चालू करा, 1 अक्टूबर को करा। तो हम ये देखेंगे कि भाई 1 अक्टूबर को कितना पैसा जो है आपने हस्बैंड से लेके इन्वेस्ट करा था, डिवाइड बाय 1 अक्टूबर को जो ये फर्म या बिजनेस है इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था। इजी डन। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और चीज देखना कि भाई अबव फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रेमुनरेशन फ्रॉम फर्म रिसीव्ड बाय द स्पाउस, क्योंकि रेमुनरेशन का कोई रिलेशन नहीं है विद द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। तो बेसिकली क्लब क्या होता है, प्रॉफिट क्लब होता है, बिजनेस का प्रॉफिट क्लब होता है, या फिर फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लब होता है। अगर फर्म क्या करती है, रेमुनरेशन देती है स्पाउस को, तो रेमुनरेशन जो है क्लब नहीं करा जाएगा, रेमुनरेशन जो है क्लब नहीं करा जाएगा, बिकॉज रेमुनरेशन और कैपिटल का कोई रिलेशन नहीं होता। डन। अब देखो बात करते हैं क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड का इनकम। तो जो भी माइनर चाइल्ड की इनकम होती है वो क्या होगी, आपके हाथ में क्लब करी जाएगी, बोले तो पेरेंट्स के हाथ में क्लब करी जाएगी। तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हुज इनकम इज मोर। अच्छा, किस पेरेंट के हाथ में क्लब करी जाएगी, तो अपन ये देखेंगे कि भाई फादर या मदर में से किसकी इनकम ज्यादा है, उसकी इनकम में अपन क्या करेंगे, क्लब कर देंगे। माइनर चाइल्ड का मतलब क्या होता है, तो माइनर चाइल्ड का मतलब होता है जो 18 साल से कम है। तो माइनर चाइल्ड इंक्लूड्स माइनर डॉटर। अच्छा, माइनर चाइल्ड में माइनर डॉटर भी इंक्लूड होगा। अच्छा, माइनर डॉटर मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैरिड बोले तो बालिका वधु, मैरिड बोले तो बालिका वधु। डन। अच्छा, माइनर की इनकम अपन कभी इंक्लूड नहीं करेंगे जब माइनर ने इनकम कमाई है ड्यू टू मैनुअल वर्क, ठीक है ना, मजदूरी करके कमाई है, या फिर स्किल एंड टैलेंट की वजह से कमाई है, या फिर माइनर चाइल्ड सफरिंग डिसेबिलिटी अंडर एटीयू। एटीयू क्या होता है, अपन जो है चैप्टर 6 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डिडक्शंस वाले चैप्टर में अपन जो है एटीयू पढ़ लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कब जो है अपन इनकम को क्लब नहीं करते, कब जो है अपन इनकम को क्लब नहीं करते। अब सुनो ये वाली जो इनकम है, ये बेसिकली पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं करी जाती, लेकिन माइनर चाइल्ड क्या करता है, इस इनकम को इन्वेस्ट कर देता है, इस इनकम को क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर माइनर चाइल्ड ने क्या करा, इस इनकम को इन्वेस्ट करा, इस इनकम को क्या करा, इन्वेस्ट करा। अच्छा, इन्वेस्ट करने पे जो इनकम हो रही है ना वो क्लब करी जाएगी। देखो क्या रखा है कि भाई इनकम अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग द इनकम ड्यू टू मैनुअल वर्क, स्किल एंड टैलेंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। तो मैंने आपको बताया कि भाई एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन का मतलब है कि कब इनकम क्लब नहीं करेंगे। फिर देखो क्या रखा है, एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन, कि भाई कब इनकम कब हो जाएगी। तो ये वाली जो इनकम है माइनर ने क्या करा, इन्वेस्ट करा, इस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आ रही है उसको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट के हाथ में अपने को क्लब करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों के दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है माइनर क्या करेगा, खुद अपनी आरओआई भरेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या रखा है कि भाई इफ बोथ द पेरेंट्स आर दैट नो क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई, आरओआई विल बी फाइल्ड बाय द माइनर थ्रू लीगल गार्जियन। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, पेरेंट के हाथ में अपन क्या करते हैं, माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करते हैं, लेकिन पेरेंट को जो है 1500 पर एनम पर चाइल्ड का क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है। तो एग्जाम्पशन 1032 और 1500 पर एनम इज अलाउड टू द पेरेंट। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि भाई ये एग्जाम्पशन जो है 115 बीएससी में नहीं मिलता। तो फॉर एग्जांपल करंट में माइनर चाइल्ड की इनकम कितनी है, 1 लाख की है, तो बेसिकली 1 लाख में से क्या होगा, पेरेंट को 1500 का क्या मिल जाएगा, 1500 का बेसिकली एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा। 80 कितना हो गया, ये 98,500,
98,500 क्या होगा, 98,500 जो है पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल करा जाएगा। डन। अच्छा अगर मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, तो अगर पेरेंट्स का क्या हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट, जो क्या कर रहा है, माइनर चाइल्ड को मेंटेन करता है इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर माइनर क्या बन जाता है, मेजर बन जाता है, माइनर जो है मेजर बन जाता है इन द प्रीवियस ईयर, तो क्लबिंग के प्रोविजंस कब तक अप्लाई होंगे, टिल द डेट ही अटेन्स मेजॉरिटी। इजी। अच्छा, माइनर चाइल्ड में क्या इंक्लूड होता है, आपका स्टेप चाइल्ड या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड। तो बेसिकली माइनर चाइल्ड में आपका जो है स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूड होता है या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो स्टेप चाइल्ड का मतलब क्या होता है, स्टेप चाइल्ड का मतलब होता है सौतेला, सौतेला भाई बहन, सौतेला भाई बहन होता है ना। तो चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल इंक्लूड स्टेप चाइल्ड या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड। डन है। अब एक और चीज समझो, अगर एचयूएफ का मेंबर क्या करता है, एचयूएफ का मेंबर अपनी खुद की प्रॉपर्टी को एचयूएफ में ट्रांसफर कर देता है। एचयूएफ का मेंबर अगर खुद की प्रॉपर्टी को एचयूएफ में ट्रांसफर कर देता है, तो बेसिकली उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं करी जाएगी, किसके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी, मेंबर के हाथ में। तो वेर एनी मेंबर ट्रांसफर्स हिज सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी टू द एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन इनकम फ्रॉम सच एसेट क्या होगा, क्लब करा जाएगा मेंबर के हाथ में। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना, लेटर से सपोज कि भाई ये एचयूएफ है, एचयूएफ के अंदर कौन कौन मेंबर है, एक तो आरजी है, ठीक है ना, एक आरजी की वाइफ है और एक आरजी का क्या है, आरजी का सन है, ठीक है ना, आरजी का सन है। आरजी ने क्या करा, आरजी ने जो है बेसिकली आरजी ने जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी क्या करा, एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई ये जो इनकम, ये जो बेसिकली एसेट है, इस एसेट पे जो भी इनकम हो रही है वो क्या होगी, आरजी के हाथ में क्या करी जाएगी, टैक्सेबल करी जाएगी, एचयूएफ को जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब लेटर से सपोज एचयूएफ क्या करता है, एचयूएफ जो है पार्टीशन कर देता है, एचयूएफ क्या कर देता है, एचयूएफ जो है पार्टीशन कर देता है अपने एसेट्स का। पार्टीशन का मतलब क्या है कि भाई अपने जो भी एसेट्स हैं वो किसको बांट देता है, अपने मेंबर्स को बांट देता है। तो उस केस में अपन को ये देखना है, उस केस में जो है अपने को क्या देखना है कि भाई जब तक पार्टीशन नहीं हुआ, मतलब टिल द डेट ऑफ पार्टीशन, टिल द डेट ऑफ पार्टीशन, टिल द डेट ऑफ पार्टीशन क्या होगा कि भाई उस एसेट से जो भी इनकम हो रही है वो किसके हाथ में क्लब होगी, आरजी के हाथ में क्लब होगी। आफ्टर पार्टीशन क्या होगा, आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन बेसिकली जो एसेट था वो किसके हाथ में बढ़ गया, आरजी के हाथ में चला गया, वाइफ के हाथ में चला गया और सन के हाथ में चला गया। तो आफ्टर पार्टीशन आपको ये देखना है कि भाई एसेट से जो भी इनकम हो रही है, उस एसेट से जो भी वाइफ को इनकम हो रही है वो क्या होगी, आरजी के हाथ में क्लब करी जाएगी। बात समझ पाए आप। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर कोई मेंबर क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ में ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में एचयूएफ को जो भी उस एसेट से इनकम हो रही है वो आरजी के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो टिल द डेट ऑफ पार्टीशन जो है आरजी के हाथ में टैक्सेबल होगी। पार्टीशन हो जाता है, क्या करता है एचयूएफ जो है उस एसेट का पार्टीशन कर देता है, मतलब अपने मेंबर्स को बांट देता है, अपने मेंबर्स को बांट देता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली आफ्टर द रेट ऑफ पार्टीशन, आफ्टर द रेट ऑफ पार्टीशन क्या होगा कि भाई जो भी आपकी वाइफ को क्या मिला है, एसेट मिला है, उस पर जो भी इनकम हो रही है ना वो क्या होगी, वो जो है आरजी के हाथ में क्लब करी जाएगी। तो सीधी सी बात है कि भाई एसेट जो है आरजी के पास चला गया, वाइफ के पास चला गया और सन के पास चला गया। इसका मतलब क्या है कि भाई इनकम तीनों को हो रही है, उस एसेट से इनकम तीनों को हो रही है। तो बेसिकली आरजी के हाथ में कितनी टैक्सेबल होगी, आरजी और उसकी वाइफ की, ठीक है ना। जितनी इनकम सन को हो रही है, जितनी इनकम सन को हो रही है वो टैक्सेबल नहीं करी जाएगी। अब पढ़ो एनालिसिस। देखो क्या रखा है, वेन एन इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपनी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इनटू द एचयूएफ, ठीक है ना। देन इनकम डिराइव फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी अराइज टू द इंडिविजुअल एंड नॉट एचयूएफ टिल द एक्चुअल पार्टीशन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली जब तक पार्टीशन नहीं हुआ तब तक तो सारी इनकम जो है क्या होगी, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। आफ्टर पार्टीशन देखो क्या दे रखा है, पार्टीशन होने के बाद इनकम डिराइव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी as is received by the spouse on the partition shall be clubbed with the income of individual, such income shall not be included in the income of spouse। तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टीशन के बाद तीनों को इनकम हो रही है उस एसेट से, पार्टीशन के बाद क्या हो रही है, इन तीनों को इनकम हो रही है उस एसेट से। तो आरजी के हाथ में क्या होगा, आरजी के हाथ में बेसिकली आरजी और उसकी वाइफ की टैक्सेबल कर जाएगी, सन की टैक्सेबल अपन नहीं करेंगे। तो इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस, इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस क्या होगा, टैक्सेबल करा जाएगा। डन है। तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अपन कुछ जनरल प्रोविजंस पढ़ते हैं, जनरल प्रोविजंस पढ़ते हैं रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम। देखो क्या दे रखा है, इनकम शैल इंक्लूड लॉस ऑल्सो, देयरफॉर लॉसेस को भी अपन क्या करेंगे, क्लब करेंगे। तो अगर माइनर चाइल्ड को करंट में कोई लॉस होता है तो वो भी क्या होगा, पेरेंट के हाथ में क्लब करा जाएगा। अच्छा देखो क्या दे रखा है, क्लबिंग शैल अप्लाई, क्लबिंग शैल अप्लाई, ठीक है ना, इवन इफ द ट्रांसफरी हैज कन्वर्टेड द ट्रांसफर्ड एसेट टू सम अदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल समझना, हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू डॉटर इन लॉ, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी अपनी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर करी, डॉटर इन लॉ ने क्या करा, उस हाउस प्रॉपर्टी को बेच के डिबेंचर्स ले लिए। डॉटर इन लॉ सेल्स द हाउस प्रॉपर्टी एंड बाइज डिबेंचर। तो हमने कहा कि भाई जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल करा जाएगा। तो ट्रांसफरी क्या करता है, ट्रांसफरी जो है अगर ट्रांसफर एसेट को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है तो बेसिकली उसकी भी इनकम क्या होगी, उसकी भी इनकम जो है अपन क्या करेंगे, क्लब करेंगे। फिर देखो क्या रखा है, अगर ट्रांसफर ने जो है एसेट को बेच दिया, अगर ट्रांसफर ने क्या करा, एसेट को बेच दिया, तो कैबिन शैल आल्सो बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ ट्रांसफर। तो सीधी सी बात है कि भाई रोहन ने क्या करा, अपनी वाइफ को, रोहन ने जो है अपनी वाइफ को क्या करा, रिलायंस के शेयर जो है फ्री में दे दिए। तो अगर वाइफ क्या करती है, उन एसेट्स को बेचती है, मतलब उन शेयर्स को बेचती है, तो जो भी कैबियंस होगा वो क्या होगा, रोहन के हाथ में टैक्सेबल करा जाएगा। तो अगर ट्रांसफर क्या करती है, एसेट को बेच देती है, तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल गेन जो भी होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर के हाथ में क्लब करे जाएंगे। सेकंड जनरेशन इनकम क्लब नहीं होती, मैंने आपको बता दिया। फिर देखो क्या दे रखा है, क्लब्ड इनकम शैल बी रिटेन्ड, ठीक है ना,
इन द सेम हेड इन विच इट इज अर्न। तो फॉर एग्जांपल माइनर ने क्या करा था, कोई बिजनेस इनकम कमाई थी, माइनर चाइल्ड ने बेसिकली बिजनेस इनकम कमाई थी, तो पेरेंट के हाथ में भी वो क्या होगा, बिजनेस इनकम के हेड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, मतलब पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल करी जाएगी। देयरफॉर बिजनेस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अपन क्या करेंगे, क्लब करेंगे इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट अंडर पीजीपी। तो पेरेंट क्या कर सकता है, पेरेंट के अगर कोई बिजनेस लॉसेज है तो वो क्या कर सकता है, उस इनकम से सेट ऑफ कर सकता है। तो क्लब इनकम शैल बी रिटेन अंडर द सेम हेड इन विच इट इज अर्नड। अच्छा एक और चीज देखना, वाइल क्लबिंग इनकम डिडक्शंस अवेलेबल अंडर द हेड अंडर द 5 हेड्स ऑफ इनकम शैल बी अलाउड एंड इनकम आफ्टर सच डिडक्शन शैल बी क्लब। तो फॉर एग्जांपल करंट टाइम में माइनर चाइल्ड की कोई बिजनेस इनकम है, तो मैंने जैसे आपको क्या कराया था, मैंने जैसे आपको पीजीपी इनकम निकालना सिखाया था, अपन क्या करेंगे, माइनर चाइल्ड के हाथ में सबसे पहले पूरी की पूरी पीजीपी इनकम निकालेंगे, जो भी डिडक्शंस मिलने चाहिए उसको जो है डिडक्शन दे देंगे, बाकी जो नेट अमाउंट आता है वो क्या होगा, क्लब होगा। तो क्लबिंग करने से पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके 5 हेड ऑफ इनकम में क्या मिलते हैं, डिडक्शंस मिलते हैं, वो दे देना, उसका जो नेट इनकम बचती है वो अपन क्या करेंगे, क्लब करेंगे। अच्छा फिर देखो क्या रखा है, मिस्टर एक्स ने क्या करा, मिस्टर एक्स ने जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया किसको, अपनी वाइफ को, ठीक है ना। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया अपनी वाइफ को। वाइफ ने क्या करा, वाइफ ने जो है उस लोन से एक घर खरीद लिया और उससे जो है रेंटल इनकम कमा ली। अब बताओ कि भाई क्लबिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई देखो क्लबिंग लगेगा, क्योंकि गिफ्ट देना और लोन देना दो डिफरेंट चीज होती है। तो यहाँ पर हियर क्लबिंग शेल नॉट अप्लाई बिकॉज लोन क्या है, लोन जो है ट्रांसफर नहीं है। क्लबिंग टेक्स प्लेस जहां पर एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द इंडिविजुअल टू स्पाउस, लोन देना इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। हाउएवर अगर मिस्टर एक्स क्या करता 20 लाख का गिफ्ट देता तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाते। तो मैंने आपको कहा कि भाई लोन देना और गिफ्ट देना जो है अलग अलग बातें होती हैं। अच्छा क्लबिंग विल टेक्स प्लेस, देखो क्या रखा है, क्लबिंग विल टेक प्लेस इवन इफ द एसेट्स आर इनडायरेक्टली ट्रांसफर्ड और ट्रांसफर टू क्रॉस ट्रांसफर। अगर आपने क्या करा है, एसेट्स को इनडायरेक्टली ट्रांसफर करा है, फिर भी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे, समझना। मिस्टर ए ट्रांसफर्स एन एसेट टू हिज फ्रेंड मिस्टर बी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो देखो क्या रखा है, एक तो है मिस्टर ए, एक तो मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। अब देखो क्या रखा है, मिस्टर ए ट्रांसफर्स एन एसेट टू हिज फ्रेंड मिस्टर बी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड मिस्टर बी thereafter transfers the asset to daughter in law of Mr. A for inadequate consideration। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये ए है, ये ए की क्या है, डॉटर इन लॉ है, और ये क्या है, बी है। ए ने क्या करा, डायरेक्टली एसेट देने की बजाय क्या करा, सबसे पहले बी को एसेट दिया, फिर बी ने क्या करा, ए को एसेट दिया, ए की डॉटर इन लॉ को एसेट दिया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो डॉटर इन लॉ को इनकम हो रही है वो भी क्या होगी, ए के हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। तो अगर आपने क्या करा, इनडायरेक्टली एसेट को ट्रांसफर करा है, फिर भी क्या होंगे, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। इसी तरह से क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है, इसी तरह से क्रॉस ट्रांसफर समझना, इसी तरह से जो है आपको क्रॉस ट्रांसफर समझाते हैं, आ जाओ। ये ए है और ये ए की वाइफ है, ये बी है और ये बी की वाइफ है, ठीक है ना। ए ने जो है एसेट को डायरेक्टली किसको नहीं दिया, ए ने जो है अपनी वाइफ को डायरेक्टली एसेट नहीं दिया। ए ने क्या करा, ए ने पैसा दिया बी को, बी ने क्या करा, बी ने जो है ए की वाइफ को दिया। इसी तरह से बी ने जो है क्या करा, बी ने जो है डायरेक्टली पैसा अपनी वाइफ को नहीं दिया, बी ने क्या करा, बी ने पैसा दिया पहले ए को, फिर क्या करा, ए ने जो है ट्रांसफर करा किसको, बी की वाइफ को। तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉस ट्रांसफर, इसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉस ट्रांसफर। तो फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या करा, ए ने जो है बी को 1 लाख रुपीज दिए और 1 लाख रुपीज बी ने क्या करे, ए की वाइफ को दे दिए। इसी तरह से बी ने क्या करा, बी ने जो है 1 लाख रुपीज दिए ए को, और ए ने क्या करा, वो 1 लाख रुपीज दे दिए किसको, बी की वाइफ को। मतलब अल्टीमेटली वही क्या हो गया, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो गया। तो हमने कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो, एसेट को इनडायरेक्टली ट्रांसफर करते हो या फिर क्रॉस ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर करते हो, तो भी क्या होगा, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करे जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने क्या करा, इनडायरेक्टली ट्रांसफर करा है, फिर भी क्या होगा, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। और 1 लाख वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताई दिया अभी। अच्छा एक और चीज समझना अगर ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर चाइल्ड देन द इनकम ऑफ ट्रस्ट शैल बी क्लब विद द इनकम ऑफ पेरेंट। तो बेसिकली आपने क्या करा है, माइनर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट कर रखा है, उस ट्रस्ट को इनकम हो रही है, तो वो भी क्या होगी, आपके हाथ में क्लब करी जाएगी। दिस शैल अप्लाई इवन इफ द ट्रस्ट डीड प्रोवाइड्स दैट इनकम शैल बी एक्यूमुलेटेड बाय द ट्रस्ट एंड शैल बी गिवन टू माइनर चाइल्ड व्हेन ही अटेन्स द मेजॉरिटी। तो हमने कहा कि भाई अगर आपने क्या करा, माइनर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट कर रखा है, तो ट्रस्ट पे से जो भी इनकम होगी वो क्या होगी, आपके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। तो क्लबिंग प्रोविजंस अंडर सेक्शन 64(1) शैल अप्लाई सिंस इनकम अक्रूज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर चाइल्ड ऑल्दो इट मे बी गिवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। डन है। अच्छा एक और चीज समझना, एच इज अ पार्टनर इन अ फर्म एबीसी थ्रू इट्स करता मिस्टर एक्स, ठीक है ना। तो बेसिकली एक फर्म है जिसके अंदर कौन है, जिसके अंदर जो है बेसिकली एच एक पार्टनर है। एच क्या है, एक पार्टनर है। एच को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एच को जो है बेसिकली उसका कर्ता रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एच इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है ना, थ्रू इट्स करता मिस्टर एक्स। अब सुनो, मिस्टर एक्स की वाइफ जो है क्या करती है, मिस्टर एक्स की वाइफ क्या करती है, इस फर्म में एज अ एम्प्लॉय काम करती है। अब सवाल ये आता है कि जो मिस्टर एक्स है, सॉरी मिस्टर एक्स की वाइफ है, मिस्टर एक्स की वाइफ को जो रेमुनेशन मिल रही है, मिस्टर एक्स की वाइफ को जो रेमुनेशन मिल रही है, क्या वो मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब करी जाएगी? हम कहेंगे क्लब नहीं होगी, क्योंकि मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स पार्टनर नहीं है फर्म में, ठीक है ना। पार्टनर तो कौन है, एचयूएफ है। मिस्टर एक्स तो क्या कर रहा है, एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये बताएंगे कि जो मिस्टर एक्स है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में क्या है, पार्टनर है। वो क्या कर रहा है, एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर मिसेज एक्स को जो रेमुनेशन मिल रही है वो मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब नहीं करी जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया वो इन लोगों ने दे रखा है, पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझना, सेक्शन 65 देखो क्या दे रखा है भाई, वेयर बाय द रीजन ऑफ प्रोविजंस कंटेन इन 62, 64 और 27 जो अपने ऊपर पढ़ा, इनकम फ्रॉम द एसेट इज टू बी क्लब विद द इनकम ऑफ ट्रांसफर।
then transferee shall on the service of notice of demand by the AO shall be liable to pay that portion of tax levied on the transfer which is attributable to the income so clubbed। तो मैंने आपको बताया कि भाई ट्रांसफर को क्या करना पड़ता है, तो मैंने आपको ये बताया कि भाई ट्रांसफर को क्या करना पड़ता है, टैक्स क्लब इनकम को क्लब करके टैक्स पे करना पड़ता है। लेट अस सपोज ट्रांसफर जो है टैक्स पे नहीं कर पा रहा है, तो फिर एओ क्या करेगा, एओ जो है ट्रांसफरी को पकड़ लेगा, एओ क्या करेगा, ट्रांसफरी को पकड़ लेगा और ट्रांसफरी को बोलेगा कि भाई देख ट्रांसफर जो है टैक्स पे नहीं कर पा रहा है, तू टैक्स पे कर। सेक्शन 27 क्या होता है, मैंने आपको जो है बेसिक कंसेप्ट बताया था। सेक्शन 27 क्या होता है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है, वापस पढ़ लो। सेक्शन 27 ये कहता है कि भाई अगर इंडिविजुअल ने क्या करा है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, अपनी स्पाउस को ट्रांसफर करिए विदाउट कंसिडरेशन पे करिए, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ट्रांसफर है शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड एंड इट्स एनुअल वैल्यू विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली। ये मैंने आपको जो है कहां बताया था, बेसिक कंसेप्ट में बताया था। इसलिए जब अपन क्या कर रहे थे, इसलिए जब अपन ये वाला प्रोविजन कर रहे थे, तो मैंने जो है ये अदर देन हाउस प्रॉपर्टी वर्ड छोड़ा दिया था। तो अगर बेसिकली किसी पर्सन ने क्या करा है, अपनी स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या होता है, ट्रांसफर ही क्या माना जाता है, डीम्ड ओनर माना जाता है। तो उधर क्लबिंग प्रोविजंस को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफर है वही क्या होता है, डीम्ड ओनर होता है। अकॉर्डिंगली जो भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी वो ट्रांसफर के हाथ में ही टैक्सेबल करी जाएगी। इसलिए मैंने इधर जो है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी वर्ड लिख रखा है, डन है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर कोई पर्सन क्या करता है, अगर कोई पर्सन जो है हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अपनी स्पाउस को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रांसफर है उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होगी। इसी तरह से अगर कोई इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अपने माइनर चाइल्ड को अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में जो है ट्रांसफर क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। देखो उधर क्या रखा है, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर। तो अगर किसी पर्सन ने क्या करा है, किसी पर्सन ने कोई हाउस प्रॉपर्टी अपनी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करिए फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में जो बेसिकली ट्रांसफर है उसको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। जो इनकम है वो माइनर मैरिड डॉटर के हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, डन है। अच्छा एक और चीज समझना, अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो स्पाउस है, अगर आपने जो है अपनी स्पाउस है उसको क्या करा है, उसको जो है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए, तो ट्रांसफर क्या माना जाता है, डीम्ड ओनर माना जाता है। लेकिन अगर आपने क्या करा है, अपनी स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, डाइवोर्स के एग्रीमेंट के बेसिस पे करिए, तो उस केस में जो है ट्रांसफर को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वाइफ के साथ क्या करना चाहता हूं, डाइवोर्स लेना चाहता हूं, तो कोर्ट वो क्या बोलती है, कोर्ट ये बोलती है कि रोहन आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ये घर अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। तो रोहन ने जब अपना घर अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है ना, रोहन ने जब अपना घर अपनी वाइफ को दे दिया, डाइवोर्स एग्रीमेंट के बेसिस पे दिया है, तो उस केस में जो घर है उसकी इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, मैं डीम्ड ओनर नहीं माना जाऊंगा, मेरी वाइफ क्या मानी जाएगी, ओनर मानी जाएगी। एंड मेरी वाइफ को क्या करना है, मेरी वाइफ को टैक्स पे करना है। तो लोगों ने बताया कि दिस शैल नॉट अप्लाई जहां पर हाउस अपने क्या करा है, ट्रांसफर करा है इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ठीक है, डन है। तो यहाँ पर जो है अपने क्लबिंग के जो है क्या हो गए, सारे के सारे प्रोविजन खत्म हो गए, राइट। तो मोटा मोटा 30 मिनट्स में अपने जो है पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। एंड अगर आपको जो है बहुत डेप्थ में इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर जो है आपको इसकी बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप जो है मेरा बैच एनरोल कर सकते हो, राइट। उस बैच के अंदर मैंने जो है क्लबिंग के प्रोविजन को और डेप्थ में समझा रखा है। तो मेरा जो रेगुलर बैच है उसमें ये जो क्लबिंग का प्रोविजन है ना, ये जो मैंने आपको 3 पेज बताया, ये 1.5 घंटे में करा रखा है। मतलब बेसिकली 1.5 घंटे में मैंने क्या करा रखा है, पूरा का पूरा क्लबिंग प्रोविजन करा रखा है। 1/3 टाइम में अपने इसको क्या करा है, चीजों को रिवाइज करा है। तो अगर आपको जो है बहुत ज्यादा डेप्थ में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप जो है क्या कर सकते हो, बैच को एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज यू आर गुड टू गो। आप जो है 10 रिवाइज करो एंड सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने डाल ही रखे हैं। 1 घंटे बाद आपको जो है इस चैप्टर के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।